हेलो एनएमएस चैंपियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जो एनएमएस का है बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो मैं नरेश कुमार लर्निफाई जूनियर पे आपका वेलकम करता हूं। साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। एनएमएस चैंपियन का जो सीरीज है ना, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं एनएमएस एग्जाम्स में। तो ये सीरीज में जो है आपको एनएमएस चैंपियन में आपको मैथ्स के आपको देख रहे होंगे कि मैथ्स के कई लेक्चर ऑलरेडी आपको जो एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। एंड साइंस का ऑलरेडी मैं करवा रहा हूं आपको। एसएसटी का जो है मैम से आपको कराएंगे और रीजनिंग का भी जो है आपको जो है सर कराएंगे, राइट। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के इस चैनल पे जो है ना एनएमएस का हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और एनएमएस का हर एक अपडेट मिलेगा। अगर आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं या आपके कांटेक्ट में कोई एनएमएस की तैयारी कर रहे हो या कर रही है, तो आप उनको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। और उनको बेनिफिट मिल सकता है इस एनएमएस का, राइट। तो देखो, इसका जो मेन मोटो है, यानी एनएमएस चैंपियन का जो मेन मोटो है, जहां टैगलाइन देख रहे हैं, ज्ञान से सफलता तक। हम आपको क्या करते हैं, पहले जो है आपके बुक्स के नॉलेज देते हैं, टॉपिक के नॉलेज देते हैं, एंड देन आपको सफलता तक ले जाने की गारंटी भी हमारी टीम की है, राइट। इसमें देखो आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। सबसे पहले कंसाइज कॉन्सेप्ट है, यानी जो कॉन्सेप्ट है आपको कंसाइज करके दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो एनएमएस का जो सिलेबस है ना, वो 7 और 8 दोनों से आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज टैली कर सकता है, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी सीरीज आपको देखने को मिलेगा। लाइव पीक्यू डिस्कशन भी आपका किया जाएगा, राइट। एंड शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वीकली डाउट सेशन भी है। आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे वीकली नहीं, आपको वीक में 2 डाउट सेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपके लिए उस हिसाब से हमारी टीम से डिस्कस करके आपको डाउट सेशन भी करवा दिए जाएंगे। एंड कंप्लीट रिविजन कम प्रैक्टिस जो क्लास 7 और 8 स्टैंडर्ड के हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, जो भी एनएमएस से रिलेटेड या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी चीज की जानकारी लेनी है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कैसे इनकी प्रोसेस है, तो ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। ऑल एट वंस प्लेस, यानी ये सारी चीजें एक ही जगह आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई फेयर है, वो सारे फेयर को निकाल दो, बिकॉज एनएमएस चैंपियन इज हियर, यू नो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके सामने बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आपको ना बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन लिए ही गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एनएमएस में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, राइट। और ये जो एनएमएस चैंपियन सीरीज जो है ना, ये आप लोगों के लिए एकदम रामबाण का काम करने वाला है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना और इसको करके एनएमएस एग्जाम में बैठते हो, तो आप एग्जाम में बैठ करके फिर आकर के कमेंट करके बताना कि यस सर, आपने जो सेशन स्टार्ट किया था, जो सीरीज आपने स्टार्ट किया था ना, उस सीरीज से आपको डेफिनेटली 100% हेल्प मिलने वाला है। तो आप इन सीरीज को डेफिनेटली प्रैक्टिस करो और इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट मिल रहा है, सारे सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपके लिए और भी अच्छी बात है कि एक ही जगह आपको ये सारी चीजें मिल रहा है। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सारी अपडेट आपको टाइम से मिलता रहेगा। किसी भी स्टेट से हो, या आप हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से हो या किसी भी स्टेट से हो, है ना, उन सभी स्टेट का जितने भी इंफॉर्मेशन है उस चैनल के हेल्प से आप तक पहुंचेगा, आप जिस भी स्टेट से हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या है बच्चों, कह रहे ये 4 है, कैलोरीज है ना, जूल है, अर्ग है, केल्विन है। इनमें से कौन सा जो है टेम्परेचर कैसे यूनिट है? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। इन चारों में से कौन सा है जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए।
और साथ में आप अपना नाम भी मेंशन कर देना, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने सबसे पहले आंसर दिया है। करेक्ट है या रॉन्ग ये अलग बात है, बट हाँ आपने पहले तो आंसर दिया है। तो चैट सेक्शन में एकदम चैट से भर दो बच्चों, कमेंट से भर दो, जिससे पता तो चले, हमारे टीम को तो पता चले कि बच्चे कितने एक्टिव हैं एनएमएस एग्जाम्स के लिए। तो आप लोगों के लिए और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए तो देखिए फटाफट, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैलोरीज जो होता है ना बच्चों, ये एनर्जी का ऐसा यूनिट होती है, राइट। और अर्ग भी है, ये भी एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है। अच्छा, जूल जो है बच्चों, ये भी एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है। और केल्विन जो है ना, ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है। तो कितने बच्चे ने कमेंट सेक्शन में सही आंसर्स दिए? अब आप आंसर साथ में चेक भी कर सकते हो। आप आंसर्स दिए हो, क्या आपका आंसर करेक्ट है? चेक कीजिए, चेक कीजिए और लाइव प्रैक्टिस कर लीजिए। लाइव प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने स्कोर किए हैं, है ना। टोटल 35 क्वेश्चन कराने वाला हूं इस सेशन में, तो आप 35 में से साइंस में कितने मार्क्स आया ये आप खुद भी कर सकते हो। आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कह रहे बच्चों, हाउ मच विल द टेम्परेचर्स ऑफ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस एंड केल्विन। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे हैं कि 104 फ़ारेनहाइट है, टेम्परेचर कितना दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों, 104 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। क्या दिया है, 140। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट अभी मैंने केल्विन बताया था, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो होता है वो केल्विन भी होता है। वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। इससे पहले आपने देखा, आपने केल्विन के फॉर्म में दिया था, और यहाँ पे देखो फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस तो आपको पता ही। तो 3 यूनिट तो ऑलरेडी आपको पता है टेम्परेचर का, पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। तो अब क्या है, टेम्परेचर आपको 104 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब इनको बताना है कि पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करो और फिर केल्विन में कन्वर्ट करो, फिर उनके बाद इनमें से कौन से ऑप्शन है ये बताओ। तो चलिए इनको सॉल्व कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग पहले इसका आंसर दे पाते हैं और करेक्ट हो पाता है कि नहीं। आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, दे दिया आप लोगों ने। चलो अब देखो, सबसे पहले बच्चों अगर हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F-32 इनटू क्या होता है बच्चों, 5/9 होता है। पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर फ़ारेनहाइट को क्या करना है, हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो F कितना है, 104 माइनस 32 और इनटू क्या हो गया बच्चों, 5/9 हो जाएगा। तब इसमें से माइनस करो तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो गया, 7 और ये हो गया आपका 5/9। तो 9 8 72 8 8 5 40 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। यानी 104 फ़ारेनहाइट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। अच्छा, तो ये तो एक फॉर्मूला आप यहां से ये चाहो तो बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कह लीजिए इस फॉर्मूले को। आपको अगर आपने क्लास 5th में 6th में 7th और 8th में भी इस तरह के फॉर्मूले आपने देखे होंगे कि फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये फॉर्मूला आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो जनरली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और आपके यूटी टेस्ट हो, हाफ ईयरली है या हाफ ईयरली हो गया आपका, या फाइनल एग्जाम सर, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपके साथ साथ इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब देखो बच्चों केल्विन में क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस क्या होता है, 273.15 केल्विन होता है। ये आप याद रखेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। अब डिग्री कितना है आपके पास, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 40 डिग्री प्लस क्या कर दो, 273.15, तो क्या आ जाएगा, 330.15 ये आ जाएगा। अब देखो तो क्या इसका ऑप्शन बन रहा है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस और क्या बन रहा है, 313.15 के।
अब देखो ये आपके ऑप्शंस में है, ऑप्शन में है देखो ए 40 डिग्री 270 डिग्री, ये नहीं है बच्चों। अच्छा थर्ड देखो 40 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर लग रहा है और डेफिनेटली है। ये देखो ये है नहीं, ये भी है नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी थर्ड जो है आपका ये करेक्ट आंसर। तो कितने बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, अब आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, कितनी आपकी तैयारी है ये भी आपको पता चल रहा होगा साथ के साथ, है ना। चलो बढ़े आते क्वेश्चन की तरफ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है, लाइफ का बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे ऑब्जर्व द डायग्राम्स, इस डायग्राम को पहले आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, एंड चूज द फॉल्स पेयर्स, इसमें से कौन सा पेयर गलत है वो आप चूज करके बताओ, जो आप चूज करके बताओ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है बच्चों, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आपको दे रखा है PQ, ठीक है, और O PQO जो है ये आपका एक प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर है। अब आप यहाँ पे इधर से सिल्वर कोटिंग कर दिया है, क्या कर दिया है, सिल्वर कोटिंग है, और ये जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ऊपर जो साइड है वो सिल्वर कोटिंग है। सिल्वर कोटिंग इसीलिए कि लाइट अगर उस पर पड़ रहा है ना तो वो पास में रिफ्लेक्ट हो जाए ज्यादा से ज्यादा, राइट, लाइट जो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे गया, जो जाता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जब मिरर से टकरा के रिटर्न आता है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसके बीच में आपको ये नॉर्मल दिया हुआ है, दैट्स इट, इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है सर। अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से हमें क्या कह रहा है, चूज द फॉल्स पेयर। फॉल्स पेयर क्या है, पहला सी द PQ इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा PQ जो है क्या वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, PQ क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो नहीं, ये आपके फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यही फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, तो देखो जी यहाँ पे POQ है ना जी, यहाँ पे देखो ये भी है और ये सॉरी PO है ना बच्चों, POQ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, या डाउनवर्ड कह ले या अपवर्ड कह दे, POQ आएगा ना। अब आगे देखो अगला भी चेक करके देख लेते हैं कि ये सभी सही है कि गलत है। ये भी रे O देखो रे OA इज इंसिडेंट, राइट, यहां पे देखो OA ये क्या इंसिडेंट रे है, OA क्या इंसिडेंट रे डेफिनेटली है, ये रे जा रहा है तो OA इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ON नॉर्मल्स, ON क्या नॉर्मल, ये भी सही है, ठीक है। रे OT इज रिफ्लेक्टेड, OT इज रिफ्लेक्टेड, यस, तो ये सभी क्या है, तीनों तो सही है, यही तो फॉल्स स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो फॉल्स है आप उसे बताइए। आई होप ये बात समझ में आ रहा होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द सेम प्लेन, है ना। चलो अगर आपने इसका आंसर सही किया तो बहुत अच्छी बात, आपके थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फाइंड ऑड वन आउट, मतलब फाइंड ऑड वन आउट, यानी ये आपको दे रखा है पॉलीप्रोपिलीन दे रखा है, पॉलिस्टर दे रखा है, पॉलीएथिलीन दे रखा है एंड पॉलिस्टीरीन दे रखा है, इनमें से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। इन चार में से 3 तो कोई सेम है बाकी अलग है, कौन है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बताइए मुझे, फटाफट बताइए मुझे कौन सा है। तो देखो आपने इसका आंसर दिया ही होगा, मुझे पता है, अब आप आंसर मैच भी कर लीजिए। देखो जो पॉलिस्टर है ना बच्चों, ये क्या है, सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, ये क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक है। अच्छा ये भी है आपका क्या है, ये भी सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये बनाया गया प्लास्टिक से है। ये भी क्या है, सिंथेटिक जो है पॉलीएथिलीन जो है, ये भी क्या है, सिंथेटिक प्लास्टिक से। अच्छा कह रहे पॉलिस्टीरीन जो है ना, ये आपका आंसर होगा, क्या है, ये जो है ना सिंथेटिक फाइबर है, ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। तो हमें क्वेश्चन में क्या करें, इन चारों में से कोई एक है जो ऑड है, अलग है, वो बताओ। तो ये तीनों तो सेम आ रहा है, सिंथेटिक फाइबर है, सॉरी सिंथेटिक प्लास्टिक है और ये सिंथेटिक फाइबर्स है, तो यही तो अलग हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ ना, दैट्स गुड, तो ये आंसर होगा। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सॉलिड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो देखो प्रेशर, आपके पास 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन वेट एंड कांटेक्ट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मास एंड कांटेक्ट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, कांटेक्ट एरिया ऑफ
ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर आपको आ रहा है, और साथ में नाम जरूर लिख लेना, जिसे पता चलेगा ना कौन बच्चा पहले आंसर दिया है और उनका नाम क्या है। तो अगले जो लाइव लेक्चर, अगले जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपका नाम भी ले लूंगा और पता भी चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है। ठीक है, अच्छा चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेशर एक्सर्ट, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज करेंगे ना, फोर्स इंक्रीज करेंगे ना तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज करेंगे ना तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। कैसे सर, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर जो है ना, प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का है। तो अगर फोर्स बढ़ता है ना तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ता है ना तो फोर्स भी बढ़ेगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है ना तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तो पहली बात तो ये समझ में आता है। अच्छा दूसरा देखो, एरिया की बात करें, अगर एरिया को इंक्रीज करते हैं, एरिया को इंक्रीज करेंगे ना तो प्रेशर जो है ना बच्चों वो डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये बातें होगी। एंड उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मान लो बच्चों एरिया इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। अब आप इसका आंसर दे दीजिए, अगर आपने आंसर दिया भी है तो बताओ क्या हो सकता है। तो वेट एंड कांटेक्ट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, क्या होगा इसका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो जितने भी लोगों ने फर्स्ट का आंसर दिया उसका करेक्ट। आई होप इज क्लियर ना, समझ आ रहा है, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द एरिया ऑफ टिप ऑफ अ स्क्रू इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वेट इज 0.5 न्यूटन्स। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट बाय द स्क्रू ऑन द वुडन प्लेन। अब देखो वुडन प्लेन का क्या करना है, आपको प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब बच्चों यहाँ पे तो जय माता दी लगेगा नहीं है ना, जय माता दी तो लगेगा नहीं है ना, GMT जय माता दी तो यहाँ तो लगने वाला नहीं है ना, जय माता दी है ना। तो यहाँ पे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत प्यारा सा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको प्रेशर चैप्टर में यानी प्रेशर टॉपिक में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है ना, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और आप एनएमएस फिजिक्स डालिए। आप देखिएगा पहला ही लेक्चर आएगा, प्रेशर के अकॉर्डिंग मैंने यूज ऑफ क्वेश्चन करा रखा है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल्स को। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवा रखे, उनसे बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं। ये क्वेश्चन भी टैली कर सकता है, आप चाहो तो चेक करना, डिजिट आगे पीछे हो सकता है लेकिन टैली जरूर करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें से आप जय माता दी कर सकते हो तो करके देखो, क्या आपका तुक्का लगता है या नहीं लगता है। चलो मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा बच्चों। पहले देखो एरिया में क्या दे रखा है, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और जो हमें जो फोर्स है वो क्या दे रखा है, 0.5 न्यूटन दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ जी इस पे प्रेशर कितना लग रहा है जी, बताओ जी प्रेशर कितना लग रहा है। तो आपको पता है बच्चों प्रेशर का जो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ भाई साहब ये क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आंसर तो गलत हो जाएगा, तो पहले से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, ये सब याद कर लो बच्चों। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 मीटर यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या होगा 0.0005 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना, ये आ जाएगा। तो जब इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या होगा 0.0005 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब तो बात सही है, मीटर स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, अब यूनिट भी आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगाइए, क्या आ जाएगा, फोर्स कितना है 0.5 न्यूटन और एरिया कितना है 0.005
फाइव। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, अब क्या करोगे, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? देखो जी, अब आप इनको अगर सॉल्व करते हो तो ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे तो 10 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट। ये देखो ऑप्शंस में है, ऑप्शन में है, यस ए ही है बच्चों, फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों। आप किसी भी स्टेट्स का एनएमएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप हरियाणा का कर रहे हो, या फिर आप बिहार का कर रहे हो, या आप हिमाचल का कर रहे हो, या आप वेस्ट बंगाल का कर रहे हो, या एमपी का कर रहे हो, किसी भी स्टेट का कर रहे हो ना, तो ये जो है ना बहुत ही आपके रामबाण होने वाले हैं। ऐसे आपको किसी भी चैनल पे ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ऐसे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, और ऐसे सटीक क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आप चाहो तो कंपेयर करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन लेड एसिड्स। देखो लेड एसिड्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन है 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट या 0.2 वोल्ट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है बच्चों 2 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 2। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये ध्यान रखना, जब भी दो इलेक्ट्रोड्स यानी लेड एसिड्स का सेल आता है ना, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है, 2 वोल्ट ही होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, among the following which is correct statement about solids। देखो सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों बहुत अच्छे से आप पढ़ते होंगे। क्लास 5 से स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास 5 से ही इसका प्रॉपर्टीज हो जाता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपके पास इन चारों में से बताइए कौन से ऑप्शन है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं बच्चों, सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है, ठीक है, डेफिनिट स्ट्रक्चर्स भी होता है, डेफिनिट शेप्स हो जाएगा, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट स्ट्रक्चर्स होता है, एंड लो कंप्रेसिबिलिटीज होता है। तो ऑप्शन में देखो क्या है, या नेग्लिजिबल्स कह लीजिए। तो क्या होगा, वॉल्यूम में इंडेफिनिट वॉल्यूम, क्या है इंडेफिनिट वॉल्यूम, तो ये तो पहला ही आंसर नहीं होगा बच्चों, है ना, ठीक है। इंडेफिनिट वॉल्यूम्स ये भी नहीं होगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। इंडेफिनिट शेप्स देखो ये भी कट रहा है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये कट रहा है, तो ये भी इसका आंसर होने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली यही होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, सॉलिड के पास डेफिनिट वॉल्यूम्स होता है, ठीक है, डेफिनिट शेप भी होता है, एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटीज होता है। आप उसको खींच नहीं सकते बिकॉज दे हैव अ सॉलिड, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन इन इजीली वे। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो ना एग्जाम्स, तो आप अगर इंग्लिश थोड़ा सा भी समझते होंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल। और ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। मेक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजंस गिवन बिलो इन द ऑप्शंस, रिलेटेड एक्सपेरिमेंट ऑफ साउंड इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब यहाँ पे देख लो एक जार आपको दिया हुआ है, इस जार में एयर्स भरे हैं और वो जो है बेल बज रहा है, रिंगिंग बज रहा है। तो इन ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया होगा। पहला क्या करा देखो ध्यान से, इफ द वैक्यूम पंप, ये जो वैक्यूम पंप दिया हुआ है, इज स्विच ऑन विद decrease air levels, the level is of ringing of hair and decreases when, अब दूसरा में कह रहा है बी में, when vacuum pump is off the bell jar contain air and key is electric bell in switch on, the ringing sound can be heard outside the bell। सी में कह रहा है to generate sounds medium is needed। डी में कह रहा है if the vacuum pump is operated for a sufficiently long periods, the quantities of air like inside the bell jar will be low
At this point, the level of ringing sound also vary. तो ये चारों अपने आप में करेक्ट है, बट आपको क्या करना है बच्चों, इसे अरेंज करना है कि इस ऑब्जर्वेशन में क्या पहले हो रहा है। क्या पहले बी हो रहा है, सी डी ए आएगा, या फिर सी डी ए बी आएगा, या फिर डी सी ए आएगा, डी सी ए बी आएगा, या फिर बी ए डी सी आएगा। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा पहले आना चाहिए ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जो ऑब्जर्वेशंस, तो आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, ये फोर्थ होने वाला है। सबसे पहले जो बी है, जब वैक्यूम मतलब ये जो जार है इसको ऑफ करते हैं ना, तब उसके बाद ए की बात आ जाएगी, है ना, जब उसको हमने ऑन कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, डी का, जब इफ द वैक्यूम इज ऑपरेट, जब हम कर रहे हैं सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड के लिए। और लास्ट में क्या हो जाएगा, सी, टू द जनरेट ऑफ द मीडियम इज नीडेड, है ना। जब ये चीजें करेंगे तो मीडियम की रिक्वायर्ड होगी ना। तो दीज आर द प्रॉपर स्टेप वाइज, राइट। तो ये है स्टेप वाइज। तो डी फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, फंक्शन कह रहा है, फंक्शंस ऑफ द मशीन्स मेटल डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन। जो मेटल मशीन का जो मेटल डिटेक्टर होता है ना, वो किसका बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का होता है, मैग्नेटिज्म का होता है, या हीट का होता है। चलिए बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का होता है। यानी जो भी आप मशीन देखेंगे वो क्या है, कह रहे मशीन जो है ना, मेटल डिटेक्टर जो है वो किसका बेस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बेस होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर है 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। वहां आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा और वेरियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो आपको एक जनरल टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपको आंसर देना है। बहुत ज्यादा डिटेल अगर बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट भी करके लेके चल रहा हूं और कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं। हाँ, अगर डिटेल टॉपिक वाइज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, मैं अपने टीम से डिस्कस करके आप लोगों के लिए एकदम कॉन्सेप्ट का एकदम डिटेल लेक्चर भी आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द साउंड लेवल नॉर्मल ब्रीथिंग। देखो कह रहे नॉर्मल सांस लेने के लिए साउंड की जो है ना वो क्या होनी चाहिए, 0 डेसिबल होनी चाहिए, 5 dB होनी चाहिए, 10 dB होनी चाहिए, या 60 dB होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0 dB होना चाहिए, राइट। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Rutherford's nucleus models of atoms. Which of the following particles get bombarded with the gold and foils? क्या होता है, हीलियम, बीटा, गामा, क्या होता है बच्चों, बताइए मुझे फटाफट से। तो हीलियम का जो फॉसिल्स होता है ना, इसका तो आंसर क्या होगा, हीलियम्स होगा। इसका क्या होगा, हीलियम्स होगा। क्लियर। अच्छा, रदरफोर्ड न्यूक्लियस का जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, इसके अलग अलग नाम, रदरफोर्ड बम्बार्डिट्स होते हैं, रदरफोर्ड फॉल्स एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा क्या होगा, आप तो 8th में तो 9th में कैसे पढ़ोगे। लेकिन बच्चों अगर आप रेफरेंस की बुक पढ़ते होंगे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तो आपको 9th में ही मिलेगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर आप रेफरेंस से पढ़ रहे हो ना, तब आपको ये आपको क्लास 7 में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 13, आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पोटेंशियल्स। पोटेंशियल का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको करना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करोगे बच्चों पोटेंशियल्स का, कैसे करोगे, ये वैसे मैंने अभी आपको समझाया है कि ये जो है ना क्लास 9th में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स में लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप रेफरेंस से पढ़ लो तो पहले भी आपको क्लास 7 8 में भी देखने को मिल जाता है। तो पोटेशियम का जो सिंबल्स होता है ना बच्चों, पोटेशियम का सिंबल K होता है, इसका एटॉमिक नंबर्स क्या होता है, 19 होता है, ठीक है। कैसे करोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 होता है बच्चों। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको समझ में आ जाएगा। 1s2 देखो जोड़ लो, 2 2 4 है ना, 10 10 10 6 10 10 ये क्या होगा, 10 8 18 और 19 19। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पोटेंशियल्स का। तो अब ये वाला पार्ट्स देख लो आप कि ये वाला पार्ट्स आपको फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा है, 2 8 18 32 है ना, क्या हो गया 2 8 18 ये होता है। पहले सेल में 2 होने चाहिए, दूसरे सेल में क्या होने चाहिए 8 होने चाहिए, तीसरे में 18 होने चाहिए।
तो तीसरे में 18 तो होगा नहीं, तो ये तो यहीं खत्म हो जाएगा। 2 8 10 इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये वाला देखो कौन से सेल्स हैं आपके, कौन से सेल्स इसके आंसर्स बनेंगे। देखो ये तो आपके 2 है, ठीक है, समझ में आता है। ये आपके 8 हो गए, ठीक है, ये भी आपके 8 हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया 1। तो देखो आपके पास 2 8 8 और 1 कितने हो रहे हैं, 8 दूने 16 17 18 19, ये वाले आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड इज करेक्ट। या आप चाहो तो ये वाला फॉर्मेट भी याद कर सकते हो, 2s2 2s2 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। इससे आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। इससे नीचे वाले का 19 से नीचे का, इससे आगे जाना है जिसमें 2 आ जाएगा, 20 तक का बन जाएगा। बाकी कई सारे एक्सेप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीखना है तो ऊपर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अलग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेपरेट वीडियोस आपको बना दूंगा, जो आपके लेवल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोस्टली आप 30 तक तो एलिमेंट्स रिमेंबर जरूर कर लीजिए, जिससे के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है, द गिवन रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी, राइट। देखो ए है, ए में जो पी में ए प्लस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बी जो है वो पावर बन रहा है, तो क्या इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखो कि कह रहे ए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो बी माइनस हो रहा है, यानी इसमें क्या एक कंटिन्यू है, एक कंडीशनरी है। इसमें देखो क्या इनकंटिन्यूअस है, यानी इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो कंसिस्टेंटली है, बट ये क्या करेक्ट होगा, किसके लिए है ये, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस, राइट। तो ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर रिएक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं अलग से रिएक्शन के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं बच्चों, ये जो है ना क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चन इन द सेंस ये आपको क्या है कि क्वेश्चन में अगर ज्यादा टाइम लग जाए तो थोड़ा सा लगे कि नहीं हाँ लग रहा है, बाकी हाँ कॉन्सेप्ट समझना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कॉन्सेप्ट लेक्चर भी ऑलरेडी कहीं पड़े हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द फेमस हिस्टोरिकल मोमेंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर्स ऑफ कार्बन्स, मिक्सचर ऑफ कार्बन सिलिकॉन्स फास्फोरस मिक्सचर्स इन आयरन आइडेंटिफाई द दैट्स। हिस्टोरिकल प्लेस जैसे मान लो कुतुब मीनार हो गया बच्चों, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट्स हो गया, दीज आर द हिस्टोरिकल प्लेसेस, यू नो ये क्या है हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो इसमें क्या है जो फेमस हिस्टोरिकल मोमेंट्स है ना, वो किससे बनता है, मिक्सचर्स ऑफ कार्बन है, सिलिकॉन से एंड फास्फोरस से बन के बना है। कौन, ताजमहल है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज है, कुतुब मीनार है, या फिर कह रहा है कोलोन फोर्ट, कौन सा है इसमें से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों कुतुब मीनार है, जो मिक्सचर्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड फास्फोरस मिक्स्ड इन आयरन आइडेंटिफाई दैट इट्स, इससे मिलकर बना होगा कौन, कुतुब मीनार। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म द लेदर विद सोप, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। चारों में से कौन से आंसर होंगे बताइए मुझे फटाफट। क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम्स एंड मैग्नीशियम्स, तो ए ही इसका है बच्चों करेक्ट आंसर। बाकी आप इन तीनों ऑप्शन को तो देख के पढ़ ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या है, द गिवन मॉलिक्यूल्स व्हिच डज नॉट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये देखो यहाँ पे क्या अल्कली है, अल्कली क्लोराइड यानी अल्कली से ये बन जाएगा, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल्स है, मेटल एंड नॉन मेटल्स है, मेटल एंड नॉन मेटल्स है, और यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। मेटल्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
तो ये देखो ये क्या है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, और ये क्या है, दोनों मेटलॉइड्स। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ क्या होता है, एमिनो एसिड्स होता है। क्या होता है बच्चों, एमिनो एसिड्स। तो आपके पास ये चार है, कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या क्लोरोफिल है, तो एमिनो एसिड्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एन एसिड रेसिडेंस मेडिसिन्स दैट केमिकल इज यूज्ड। क्या होता है, NH4 होता है, NH4OH होगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन्स दैट केमिकल यूज्ड इन दैट। जब एसिडिटीज होती है ना, गैस होती है ना, तो वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर द मेडिकल प्लांट यूज्ड। यानी क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के जो ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो उस केस में क्या है कि कौन से प्लांट का यूज करते हैं। आपके पास ये चार प्लांट्स का नाम है, चलिए बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। तो क्या होता है बच्चों, पेरिविंकल्स नामक प्लांट्स है जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है, कॉपर रिंग get collides by the forming a greenish decompositions on it. This change is caused to dash gas. हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है which of the following blood group is known as a universal donor। देखो इनके आपके पास चार ब्लड ग्रुप्स दिया हुआ है, इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है, ए है या बी है या AB है या O है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा डोनर जो हर जगह मिल जाता है वो क्या है, O है बच्चों। राइट, क्या है, O है, O इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, saliva is mouth contain dash enzymes। जो saliva जो है ना, saliva is mouth is contain क्या होगा, पेक्टियलिन्स हो जाएगा या मेल्टोज हो जाएगा या पैप्सिन्स हो जाएगा या मुस्कस हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, पेक्टियलिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या है, ड्यू टू एसिड रेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इनडायरेक्टली absorbed by the plants and thus enter the food chains। क्या होता है एसिड रेन में, राइट। एसिड रेन की जो बारिश आपने सुना होगा, क्या उसमें मरकरी होती है या यूरेनियम होता है या थोरियम होता है या लेड होता है, क्या होता है, बताइए इसका आंसर। तो जो इनडायरेक्टली जो यूज होता है वो क्या होता है बच्चों, लेड हो जाता है। क्या होता है, लेड, LED, लेड। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following functions units of the cell transfer heritage tries to next generations। क्या होगा बच्चों, ऑप्शंस है माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा या एंडोप्लास्टिक रेक्टिलिन्स हो जाएगा या जीन्स हो जाएगा या लैरोसम्स हो जाएगा। क्या होगा इसमें से आंसर्स, तो जीन्स होगा, है ना, जीन होगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कह रहा है, when in water frog breathes। राइट, क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए बच्चों। कह रहे हैं when in water frog breathes with nose, canals, lungs और skin। तो देखो आपको पता है जो फ्रॉग है ना वो एम्फीबियंस है। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस है, ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो इसका क्या होगा बच्चों, आंसर नोज होगा, कैनल, लंग्स, क्या होगा, स्किन होगा। क्या होगा, स्किन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या है, which of the following organelles is found only in plant cells। ग्लोबी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या दैट्स। इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में, which of the following is fungi। इन चारों में से कौन सी फंगी है, एल्गी है, अमीबा है, पेनिसिलिन है या एरोला। तो क्या बच्चों, पेनिसिलिन जो है ये क्या है बच्चों, फंगी है। बाकी सभी क्या है, आपको
अलग अलग है ना। हमें तो क्या पूछ रहे, फंगस कौन है, तो फंगस का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। फिगर को देख के आपको बताना है साइंटिस्ट द कह रहा है आइडेंटिफाई द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट शोइंग ब्लू। ये जो है इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। सिंपल माइक्रोस्कोप्स है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है या फिर पेरिस्कोप्स है। क्या हो इसका आंसर? इसका जो आंसर है ये जो आप देख रहे हैं ना फिगर बच्चों, ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत छोटे पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं इसके हेल्प से। साइज ऑफ वायरस इज अप्रोक्सीमेटली, वायरस की साइज क्या है, 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, 200 माइक्रोमीटर्स या 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, राइट। तो देखो ये जो है ना एन का मतलब नैनो होता है और ये मीटर है, 10 नैनोमीटर टू 100 मीटर। तो ये करेक्ट इसका आंसर है। जो साइज ऑफ वायरस होता है ना बच्चों वो 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, राइट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एलिफेंटिटिस इज कास्ड ड्यू टू द फीमेल्स। क्या होगा, एंड्रॉइड एनो कह रहा है कि एनोफेल्स होगा या क्विलुक्स होगा या एडिक्स हो जाए एंग्री या डैन होगा। क्या है इन चारों में से बच्चों? इसका जो आंसर होगा वो सेकंड होने वाला है, कुलेक्स हो जाएगा। 33 में देखो क्या है, फाइंड ऑड वर्ड आउट ऑफ द ब्लू। इसमें देखो आपको अलग अलग बताना है, इसमें से कोई एक अलग वर्ड होगा। जैसे देखो अर्थक्वेक है, पता है आपको, नेचुरल डिजास्टर्स है, सुनामी है, ये भी नेचुरल डिजास्टर्स है, ड्राउट यानी सूखा पड़ जाता है तो ये भी नेचुरल का ही डिजास्टर है। कह रहा है बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट क्या है, ये मैन मेड है तो यही तो अलग हुआ ना। इनमें से क्या है कि अलग कौन सा है वो बताओ। तो ये आपको पता है नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स, यही तो डिफरेंट हुआ। तो बम ब्लास्ट के ऑप्शन में है, यस फोर्थ है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रहा है ना? अच्छा आना भी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। फाइंड आउट फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर एनर्जी रिच एटीपी कंपाउंड्स, ये ट्रू है। वोल्केनो रेगुलेट इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफर द सेल्स, ये भी ट्रू है। थर्ड में वेरियस कलर्स ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर ड्यू टू लियोकोप्लास्ट, ये क्या है बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट्स है। और आपको क्या कह रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट ही, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, which of the following blood vessels carries oxygenate bloods? कह रहे हैं पुलमोनरी वेन्स हो जाएगा या फिर प्लमोनरी आर्टरीज हो जाएगा, ये सुपरवेरियर वेना कैवा हो जाएगा, इन्फीरियर वेना कैवा हो जाएगा। क्या है इसका आंसर बच्चों? इसका जो आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, प्लमोनरी वेन्स होगा जो ब्लड वेसल्स को कैरी करता है ऑक्सीजनेट इन ब्लड्स में। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका जो है ना बच्चों 35 क्वेश्चन जो थे साइंस के, जो एनएमएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, किसी भी स्टेट का एनएमएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेगा। और इस चैनल पे ऐसे ह्यूज ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। मैथ, साइंस जो है एंड एसएसटी एंड रीजनिंग के बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन आएंगे। वैसे बहुत क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जरूर चेकआउट करें। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है एनएमएस एग्जाम्स के लिए। और स्टेट का एग्जाम कर रहे हो, क्लास 7, 6, 7, 8 का भी पढ़ रहे हो, तो ऊपर भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे पड़े हैं। चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।